महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जो है मेरे से बहुत सवाल कल लाइव में भी सबने पूछा कि गाड़ी नई लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए। तो भाई इसी पे आपको कुछ फ़ायदे नुकसान नई और पुरानी में फ़र्क। नया गाड़ी लें तो नया में तो कुछ दिक्कत नहीं है, पुरानी लेते हैं तो कैसे पहचाने कि कितना किलोमीटर चला है, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, लड़ी है भिड़ी है, इंजन कैसा है, कितना किलोमीटर चलने पे गाड़ी जो है अच्छी होती है, सेफ़ होती है, या फिर पुरानी गाड़ियाँ जो है कितनी पुरानी लेनी चाहिए, कौन सी मॉडल की क्या प्राइस लेनी चाहिए, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि मतलब 14 मॉडल है तो कितना पैसा देना चाहिए, 15 है, 16 है, 17, 18 अभी तक 2022 तक में कितने पैसे दे देने चाहिए। या फिर इस पे भी बात करेंगे आपको कि जैसे गाड़ी अभी किस्त पे है उसकी और वो आपको वो नहीं चला पा रहा है, आपको देना चाहता है तो भी ले तो कैसे ले, मतलब गाड़ी की कंडीशंस क्या है और लेने पे कितना पैसा देना चाहिए। जैसे कि 19, 20, 21, 22 की गाड़ी है, 4 साल पुरानी है तो कुछ किस्त बाकी है, कुछ दे दिया है, या किस्त नहीं दे पा रहा है तो जो है कि नहीं दे पा रहा है, वो गाड़ी बेचना चाहता है तो आप गाड़ी लें, क्या फ़ायदे होंगे। ऐसी गाड़ी लेने का जो आधा किस्त बाकी है पर वो आपको दे रहा है और ट्रांसफ़र नहीं करा सकता क्योंकि गाड़ी जो पूरी ट्रांसफ़र होगी तब आपको देगा। तो सारे टॉपिक पे बात करेंगे आपसे और आपको सारा कुछ क्लियरली बताएंगे। पहले पुरानी गाड़ियों के बारे में और नई के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पुरानी गाड़ियों के बारे में सारा कुछ बात करते हैं। पहली चीज़ बात करते हैं गाड़ी कि कैसे पहचाने पुरानी गाड़ियाँ कि अच्छी है या ख़राब है। पहली चीज़, जब आप पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं जैसे 14, 15, 16 मॉडल तक जो कि फ्री गाड़ी है, जो किस्त भर गया है, उसकी बात करें। अगर आप वो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पहले चीज़ उसमें टायर स्टेपनी सब चेक करें पूरा प्रॉपर है कि नहीं है। स्टेपनी आप चेक करिए, टायर चेक करिए, फिट टू फाइन होनी चाहिए टायर, एकदम ख़राब टायर नहीं लेना चाहिए। ख़राब लेंगे तो इसमें 17, 17,500 का टायर आ रहा है, फिर आपको 17,500 के आसपास डालना चाहिए। टायर कम से कम 70 से 80% गोटी होना चाहिए, तो 2 से 3 महीना 4 महीना आप उसको ईज़िली चला सकते हैं, ठीक है। तो टायर पहले पहचान लें। उसके बाद गाड़ी पूरा चारों तरफ से आप देखें कि गाड़ी पूरा फिट है, कहीं जंग नहीं लगी है या फिर गाड़ी झर गई हो। जैसे कि झर गया है का मतलब जंग लग के झड़ने लगता है लोहा उसका, वो चेक कर लें। पूरा आगे से देखें, पेंट वेंट कहीं नहीं छूटा है। लड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, जैसे ये गाड़ी है इसको हाथ से ऐसे टच करके देखेंगे तो उसमें स्मूथनेस उसकी चली जाती है, तो पता चल जाता है कि गाड़ी लड़ी हुई है। और आपको देख के भी पेंट से पता चल जाएगा कि गाड़ी लड़ी हुई है। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन खुला है कि नहीं खुला है ये मिस्त्री ही बता सकता है, हम नहीं। चलाने पे भी आपको पता किसी प्रकार का आवाज़ नहीं होना चाहिए। स्मूथ इंजन चल रहा है तो समझिए सही है। अब बात करते हैं किलोमीटर की कि कितनी किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई ले रहे हैं आप किलोमीटर देख रहे हैं। जैसे 2014 मॉडल है, 15 मॉडल है, 16 मॉडल है या 17 मॉडल है, तो किलोमीटर आप देख रहे हैं कि जैसे 500 किलो, अरे 5 लाख किलोमीटर है, 4 लाख किलोमीटर है, या फिर जो भी पकड़ लो अप्रोक्स 6 लाख किलोमीटर है पर साल। पर ईयर वो 1 लाख किलोमीटर चला रहा है, तो उस हिसाब से कितना है। तो किलोमीटर जो है आप नहीं देख सकते। पहली चीज़, किलोमीटर देखना ही नहीं है, इंजन विंजन की कंडीशन देखनी है। किलोमीटर में क्या हो जाता है ना कि वो किलोमीटर बदलवा भी सकता है। किलोमीटर ईजिली जो है ज़ीरो हो जाता है, जितना आप करवाना चाहें उतना हो जाता है। BS6 इवन BS6 गाड़ियों में भी किलोमीटर चेंज हो जाता है। जो लैपटॉप आता है उसको लगाने से किलोमीटर आप 0, 0 करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो पूरा एकदम रीसेट मार के आप जितना बोलेंगे उतना किलोमीटर वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो किलोमीटर मायने नहीं रखता है, गाड़ी का कंडीशन मायने रखता है, और ये आप कर सकते हैं। और बात करते हैं अब कि आप जो है 2014 से लेके 2016 तक की बात करते हैं। 2016 नहीं, 2018 तक की बात करते हैं, जब BS4 गाड़ियाँ थी वहाँ तक, कि कितनी प्राइस में लेनी चाहिए। तो देखो ऐसा है दोस्त कि गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2014 है तो बहुत ज़्यादा 3 लाख 2.5 लाख रुपए। 2015 है तो उसी में 10-20 हज़ार ऊपर नीचे। 2016 तक आती है तो 3 के ऊपर चले जाइए। 17 है तो 4, 4.5 लाख के आसपास। 18 है, 19 है तो 5, 5.5 लाख रुपए। 20, 21 है तो 6 लाख रुपए तक। मतलब कंडीशन में गाड़ी है, कम चली हुई है, अच्छी है। 2020-21 है, 19-20-21 तक तो 5.5 से 6 के आसपास ले लीजिए, 6 से नीचे, उसके ऊपर नहीं। फिर 21-22 में आ जाएंगे तो 21-22 में गाड़ियाँ आपको अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपको क्लियरली बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि जो 2019 से लेकर 2022 तक इन 3 सालों की गाड़ियां हैं, जो 3 साल 4 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जो BS6 हैं, इनकी बात करते हैं। तो BS6 में जैसे कि अभी 4 सालों में बहुत कम गाड़ियां हैं जिनकी किस्त भर गई हैं। किस्त भर गई हैं तो आप तो ले ही लेंगे, पूरा पैसा देके वो बेच देगा। पर जिनका किस्त नहीं भरा हुआ है,
जैसे कि 2019 की गाड़ी है, वो मरते गिरते अभी तक 40 किस्त कराया था, जिसमें से उसने 3 साल में अभी उसने जो है 30 ही किस्त भर पाया है, 10-12 उसका रह गया है। तो उस गाड़ी को किस केस में लेना चाहिए? उस गाड़ी का ये हो जाता है जैसे कि आप ले रहे हैं और उसमें क्या होता है कि जैसे अब 10 किस्त बाकी है 16,000 का, तो 1.5 लाख रुपए, तो वो ऑनर खुद आपको बोलेगा कि मैं गाड़ी जो है 2020 की है, 2019 की है, मैं आपको 6 लाख रुपए में दे रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी की कंडीशन भी ठीक है, 6 लाख रुपए में देगा, तो आपको 6 लाख से मतलब है। आप जब उसको 6 लाख रुपए देंगे, वो क्या करेगा, बाकी का किस्त जो है वो बैंक में जाएगा, बोलेगा कि जो मेरा पूरा किस्त है मैं उसको भरना चाहता हूँ। तो अभी समझो कि उसका 2 लाख रुपए मैं पकड़ लेता हूँ, 2 लाख बाकी है, तो 2 लाख में से 20% डिस्काउंट मिलता है, तो 2 दूनी 4, 40,000 रुपये उसको डिस्काउंट मिल के 1,60,000 रुपये भर के उसको NOC मिल जाती है, और NOC मतलब आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र करा देगा। ठीक है, तो गाड़ी जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये 10-12 किस्त जो 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बाकी हैं, उस केस में बात करते हैं कि वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा देगा। अब जो रिसेंटली गाड़ियाँ हैं, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, अभी जो रिसेंट गाड़ियाँ हैं 2021, 22, 20 की, जिनकी किस्त बहुत कम भरी है, नहीं भर पा रहे हैं, 10 ही किस्त भरे हैं, 12 किस्त भरे हैं, बाकी वो नहीं भर पा रहे, वो गाड़ियाँ बेचना चाहते हैं। तो इनमें मैं ख़रीदने और बेचने दोनों के लिए एक फ़ायदा और एक नुकसान बताता हूँ। पहली चीज़, जो लोग ख़रीदते हैं कि भाई उसने 2 लाख लगाई थी एजेंसी में और वो सिर्फ 2 लाख रुपए मांग रहा है कि जो मेरी लागत लगी थी वो मुझे लागत दे दो और गाड़ी जो है लेके जाओ और चलाओ, और जब गाड़ी का पूरा किस्त भर दोगे तो आपको जो है गाड़ी मैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो आप दोनों का समझौता हो गया। आप एक पेपर पे लिखित ले लेते हैं, दे देते हैं, पर इसमें कुछ होता नहीं है। वो पेपर 50 रुपये 100 रुपये की होती है, उससे मायने उतना रखता नहीं है, और बहुत मायने भी रखता है क्योंकि सिग्नेचर होते हैं, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो और जो ख़रीदते हैं उनको फ़ायदा ये है, पहली चीज़ तो गाड़ी आपके नाम पे नहीं है। आप किस्त डालेंगे नहीं डालेंगे, सिविल आपका ख़राब होगा नहीं, सिविल सामने वाले का ख़राब हो रहा है, किस्त तोड़ रहे हैं तो भी आप, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है, कुछ होता है तो फिर आप नहीं, सामने वाला फंसता है। ठीक है, पेपर पे लिखित है ज़रूर, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिसके नाम पे गाड़ी है उसको होगी, क्योंकि वो आधे किस्त पे आपको गाड़ी दे दिया था। तो जो है उसका वो है, आपका ना सिविल ख़राब हो रहा है, ना आप कहीं फंस रहे हैं, गाड़ियाँ सिर्फ चल रही हैं। आपको इसमें नुकसान एक चीज़ है, इंश्योरेंस का। जब गाड़ी लड़ती है तो वो अब कहाँ पे है, कैसे है, उसको खोज के लाओ, ढूंढ के लाओ, उसकी साइन कराओ और उसको सब इंश्योरेंस में सबमिट कराओ। फिटनेस कराते टाइम उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हर काम में मतलब जो जिसकी गाड़ी है उसमें पड़ेगी। पर एक चीज़ मैं, जो अब ऐसी गाड़ियाँ बेचते हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैं टाटा 207 बेचा था। पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, मैं अपने चैनल पे मैं सिर्फ तजुर्बा शेयर करता हूँ, बनावटी बातें, पढ़ी हुई बातें नहीं। जो मैंने जानी है वो, और जो कानून के तहत आता है, जो पढ़ा है वो भी, मतलब पढ़ी हुई चीज़ें जो सही हैं वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो एज़ अ ऑनर जो मैंने गाड़ी बेची थी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी बेचते हैं तो कैसे बेचना है। पहली चीज़ ये कि जब आप पहले ऐसी गाड़ियाँ बेचें ना, अगर आपकी क्षमता नहीं है, नहीं भर पा रहे हैं, तो गाड़ी पैसा मत देखिए, उसको हैंड ओवर कर दीजिए बैंक को, सीधे कहानी ख़त्म। क्योंकि मैं बताया ही, एक्सीडेंट होगा तो भी आप फंसेंगे, कुछ भी होगा सब आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे अच्छा हैंड ओवर कर दो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, नहीं सही मालिक जीवन है, कमा लेंगे। और दूसरी चीज़, जब आप ये गाड़ी ऐसे दे रहे हैं, तो ख़रीदने और बेचने दोनों वालों के लिए बता रहा हूँ कि जब आप ख़रीद रहे हैं तो आपको 1 या 2% ब्याज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बेच रहे हैं वो आप क्या करिए कि उनको गाड़ी, एक RTO में रूल है, फॉर्म नंबर मैं भूल गया हूँ, मैं हो सकता है मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो फॉर्म भराता है, उसको बोलते हैं अंडर हाइपो ट्रांसपोर्ट। अंडर हाइपो ट्रांसफ़र, जो गाड़ी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे के नाम पे, लोन और सारा कुछ उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको 1-2% ब्याज बढ़ता है। ठीक है, बहुत से बैंक करते हैं, बहुत से बैंक नहीं करते हैं, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ये होता है एक्चुअली में। जो मेरी गाड़ी फाइनेंस किए थे उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये प्रावधान है अंडर हाइपो ट्रांसफ़र का, आप इजीली इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इजीली नहीं, थोड़ा तामझाम होता है, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सामने वाले का सिविल सही होना चाहिए, सामने वाले का पैन कार्ड, आधार कार्ड सब सही होना चाहिए। वो लोन जो है, सारा एग्रीमेंट जो है उसके नाम पे बन के उसके नाम पे लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1-2% ब्याज बढ़ जाएगा, आप इससे बरी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि जब आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, भरने में सक्षम नहीं है, या तो गाड़ी को बैंक को हैंड ओवर कर दें, या तो अंडर हाइपो ट्रांसफ़र जो आता है उस तहत, उस कानून के तहत गाड़ी को जो खरीद रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दें। आप अपना अमाउंट ले लें, जो बाकी का किस्त है वो अपना धीरे धीरे भरते
बढ़ता रहेगा और आपको वो जो खरीद रहे हैं उनको 1-2% ब्याज बढ़ जाएगा। 1% या 2% बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़े से खर्च आएंगे पर आप कर सकते हैं और आपको गाड़ी सस्ते में ही मिल रही है भाई। समझिए कि अब उसका बेचारे का 4 ही लाख किस्त बाकी है, 2 लाख आप इधर दे रहे हैं, 6 लाख इस टाइम गाड़ी का के जो है 10 लाख हो रहा है, तो आपको टोटल मिला जुला के जब 6 ही लाख में गाड़ी मिल रही है तो आप अंडर हाइपो ट्रांसफ़र करा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो ये सावधानी दोनों को रखनी है कि भाई मैं अगर गाड़ी ख़रीद रहा हूँ तो सामने वाले को परेशान भी ना करूँ और मैं खुद भी परेशान ना हूँ, और अंडर हाइपो ट्रांसफ़र जो होता है वो हम करा लें तो बहुत अच्छा है। बेचने वाला इससे बरी हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अब गाड़ी आप बेच दिए हैं, वो दारू लाद लिया, गांजा लाद लिया, अफीम लाद लिया, भैंस लाद लिया, गाय लाद लिया, सब गौवंश लाद के मतलब तस्करी का काम आपकी गाड़ी से कर रहा है। आपको पता ही नहीं मेरी गाड़ी कहाँ चल रही, कैसे पता होगा? अब आपको तो कुछ बोल के लिया था कुछ और, आप कितना भी पहचान वाले को दे रहे हैं। अब उसने जो है गांजे में गाड़ी चला दी, गाड़ी पकड़ा गया, तो वो 100 रुपये का पेपर काम नहीं आएगा दोस्त, आपको ही पुलिस उठा के ले जाएगी। वो तो तस्कर के मामले में वो अरेस्ट होगा, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगेगी, जो भी लगेगा, पर आप डिफ़ाल्टर हो जाएंगे बैंक से, सबसे, हर जगह से, और गाड़ी जो जाएगी 3 लाख 4 लाख लगा के आपको छुड़ाना है। इन सब मैटरों में जब गाड़ी बंद होती है, जमा होती है ना, तो क्या होता है कि बैंक आपको छोड़ेगी नहीं, आपसे किस्त लेगी ही लेगी, जो किस्त लेगी वो भी लेगी, ब्याज लेगी वो भी लेगी, और सब कुछ ले लेगी आपसे, सारा कुछ, जितना ब्याज होगा उतना जोड़ के लेगी, आपकी संपत्ति कुर्क करके लेगी, या चाहे जैसे पर लेगी ज़रूर। अगर इन सब मामलों में आप पकड़े गए तो आपको पर महीने किस्त डालना ही डालना है, आप कहीं भी पकड़े जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, एक रोटी कम खाइए पर इज्जत से कमाइए, क्योंकि इन सारी तकलीफ़ों को झेलना नहीं है अपने को, और गाड़ी ऐसे बेचनी भी नहीं है। तो सावधानियाँ ये है कि आप गाड़ी बेच रहे हैं तो कोई ख़रीद के किसी चीज़ में चलवा देगा, उसके नाम पे तो है नहीं, वो मस्त घर पे बैठा है, पकड़ा जाएगा, ड्राइवर पकड़े जाएंगे, आप उसको क्या ही करना है। आपको मौका मिलेगा कब कोर्ट जाएंगे, पेशी होगा, कितना कुछ। तो एक छोटी सी चीज़ को लेके आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगा के गाड़ी लिए हैं, और कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पर डे हो रही हैं। सबको पता है कि जहाँ पे दारू बंद है वहाँ पे दारू जा रहा है, जहाँ पे गांजा नहीं है वहाँ पे गांजा आ रहा है, जहाँ पे गौ हत्या बंद है वहाँ से गौ की तस्करियाँ हो रही हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं हम लोग, सारा कुछ। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। 1-2 लाख रुपए के लिए अपनी ज़िंदगी, सब कुछ, कमाई हुई जितनी भी दौलत है दाव पे नहीं लगानी है। ऐसे मैं बेच के झेल चुका हूँ, तो गाड़ियाँ ऐसे ना दें। कितना भी भरोसे वाला आदमी हो मत दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा था ना, भरोसे वाले को बनने में टाइम नहीं लगता है। तो वही चीज़ है भाई। बस जितना मेरे से था मैंने आपको समझा दिया। और नई गाड़ी का तो पता ही है, नई लीजिए, बिंदास अपने नाम पे चलाइए, क्षमता हो तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। या तो फिर पूरी किस्त भरी हुई गाड़ी है जो मैंने बताया 2014 से 19 तक का, वो ले लीजिए, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आई होप कि, मुझे उम्मीद है आपको इसमें सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि गाड़ी कैसे लेनी है, कैसे बेचनी है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार। मैं सब्सक्राइब करने के लिए अब नहीं बोलता, पर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी किया करो यार, बोलना ज़रूरी नहीं है। कंटेंट के लिए फॉलो करें, यहाँ पे आपको अपना तजुर्बा मिलेगा, आपको अपनी बातें मिलेंगी। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।